अगली सुबह जब मिष्टी के चेहरे पर सूरज की तेज रोशनी पड़ी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों में सीधा लेजर बीम मार दिया हो। सिर में ऐसा भयंकर दर्द था जैसे अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और 10-15 हथौड़े एक साथ बज रहे हो। आह! मिष्टी ने एक भारी कराह के साथ आंखें खोली। सामने वही डार्क ग्रे छत थी। वो सिंह पैलेस के उसी फ्रीजर वाले मास्टर बेडरूम में थी। उसका मुंह एकदम सूखा हुआ था और गले में जैसे रेगिस्तान जैसी प्यास थी। मिष्टी ने उठने के लिए करवट ली, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपनी सिमरी डार्क ब्लू ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। उसकी जगह उसके शरीर पर एक बहुत ही ओवर साइज, बेहद सॉफ्ट और खुशबूदार ब्लैक सिल्की मेन शर्ट थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। मिष्टी का दिल एक सेकेंड के लिए काम करना बंद कर गया। उसकी नींद और हैंगओवर जैसे एक ही झटके में उड़ गए। शर्ट? मेरी ड्रेस कहाँ है? और ये शर्ट? हे भगवान, ये तो उस वॉकिंग फ्रीजर की शर्ट है। तभी मिष्टी के दिमाग के किसी कोने में सोए हुए कल रात के फ्लैशबैक्स अचानक से प्ले होने लगे। नियॉन लाउंज, वो लड़कों से लड़ाई, बोतल उठाना, अथर्व का आना और फिर वो कार का सीन। आज मेरा ना बहुत मन कर रहा है तुम्हारी इज्जत लूटने का। और फिर वो किस, वो आग लगा देने वाला जंगली किस जिसमें अथर्व ने उसे झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया था और उसके होठों को वैसे चूमा था जैसे वो दुनिया का आखिरी दिन हो। नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, मुझे अभी इसी वक्त धरती के अंदर संभाले या कोई उल्का पिंड आकर मुझे हीट कर दे। मिष्टी ने चीखते हुए अपना चेहरा तकिए के अंदर पूरी तरह से छुपा लिया। वो शर्म, पैनिक और अजीब सी घबराहट से कांप रही थी। उसने नशे में सरेआम अथर्व सिंह का कॉलर पकड़कर उसे किस किया था। तभी बेडरूम के दरवाजे की नॉब घूमने की आवाज़ आई। मिष्टी ने तकिए के नीचे से ही अपनी आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली, जैसे सोने की एक्टिंग करने से वो इस मुसीबत से बच जाएगी। भारी कदमों की आवाज़ अंदर आई तो मेरी इज्जत लूटने वाली खूंखार डकैत फाइनली उठ गई। अथर्व की वो भारी, डीप और आर्केस्टिक आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। वो तकिए के नीचे ही दुबकी रही। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मिष्टी ने तकिए के अंदर से ही चिल्लाने की कोशिश की, जो एक अजीब सी दबी हुई आवाज़ में बदल गई। अथर्व ने एक ठंडी सांस ली और झटके से मिष्टी के सिर से तकिया हटा दिया। मिष्टी की आंखें लाइट से चौंधिया गई। सामने अथर्व खड़ा था। उसने डार्क चारकोल ग्रे कलर का एकदम फिटेड 3-पीस सूट पहना हुआ था। उसके बाल हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट थे और उसके एक हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का मग था। लेकिन जो चीज़ मिष्टी को सबसे ज़्यादा डरा रही थी वो थी उसके चेहरे पर छाई हुई वो जानलेवा शैतानी और फुल ऑन मज़े लेने वाली स्मिर्क। अथर्व ने कॉफ़ी का मग और सिर दर्द किए गोली साइड टेबल पर रखी। उठो और ये गोली खाओ। तुम्हारा हैंगओवर तुम्हारे लाउड स्पीकर वाले एटीट्यूड से भी ज़्यादा भारी लग रहा है। मिष्टी झटके से उठकर बैठी और उसने अपनी ब्लैक शर्ट को गले के पास से कसकर पकड़ लिया ताकि वो उसके कंधों से नीचे ना खिसके। मेरी ड्रेस कहाँ है? और ये तुम्हारे टेंट जैसी शर्ट किसने पहनाई मुझे? मिष्टी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो रहा था। अथर्व अपनी पैंट की दोनों जेबों में हाथ डालकर थोड़ा आगे की तरफ झुका। उसकी वो डार्क आंखें मिष्टी के घबराए हुए चेहरे को बहुत ही रिलैक्स्ड तरीके से स्कैन कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है? अथर्व ने बहुत ही धीमी और कामुक आवाज़ में कहा। जब मेरी खुद की बीवी कार में मुझ पर सरेआम लाइन मार रही हो, मेरे कपड़े उतारने की डिमांड कर रही हो और मेरी इज्जत लूटने की धमकियां दे रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर दूं। मिष्टी की आंखें बाहर आने को हो गई। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तुम एक नंबर के ठरकी, साइको और घटिया इंसान हो। तुमने मेरे कपड़े उतारे। अथर्व कुछ सेकेंड तक उसे घूरता रहा और फिर अचानक वह ज़ोर से हंस पड़ा। उसकी वो भारी और असली हंसी मिष्टी को और भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी। फ़ायदा? डार्लिंग, कल रात मेरी शर्ट का कॉलर तुमने पकड़ा था। और जहाँ तक कपड़ों की बात है, अपनी वो वाइल्ड इमेजिनेशन बंद करो। तुम्हारी वो रिया नाम की सहेली घर तक आई थी तुम्हारी ड्रेस चेंज करने।
मेरी चॉइस इतनी ख़राब नहीं है कि मैं नशे में धुत किसी लड़की का फ़ायदा उठाऊं जो मुझे देखकर लार टपका रही हो। रिया का नाम सुनकर मिष्टी की जान में जान आई, लेकिन अथर्व की आखिरी लाइन ने उसके ईगो पर सीधा प्रहार किया। मैं? और तुम पर लार टपका रही थी? एक्सक्यूज मी मिस्टर ईगो, वो सिर्फ टकीला का असर था। मैं नशे में किसी खंभे को भी किस कर लेती। तुम्हें ऐसा कुछ खास नहीं है, मिष्टी ने अपनी नज़रें चुराते हुए फुल डिफेंस मोड में कहा। यह सुनते ही अथर्व के चेहरे से वो हंसी एकदम गायब हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई और कमरे का तापमान अचानक से बढ़ने लगा। वो अपने भारी कदमों से चलते हुए सीधा बेड के पास आया और अचानक मिष्टी के ऊपर झुक गया। उसने अपने दोनों हाथ मिष्टी के दोनों तरफ गद्दे पर टिका दिए, जिससे मिष्टी पूरी तरह उसके और बेड के बीच लॉक हो गई। मिष्टी की सांसें गले में ही अटक गई। अथर्व का चेहरा उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। उसके परफ्यूम की वो डार्क सिगार और वुड वाली महक ने मिष्टी के सेंसेस को फिर से सुन करना शुरू कर दिया। टकीला? अथर्व ने एक बेहद खतरनाक और भारी फुसफुसाहट में कहा। उसकी नज़रें मिष्टी की आंखों से फिसलकर सीधे उसके होठों पर जाकर टिक गई। टकीला? किसी को इतनी जंगली तरह से किस नहीं करती मिष्टी। कल रात कार में जो था वो नशा नहीं था, वो आग थी जो तुम्हारे अंदर भी उतनी ही भड़क रही थी जितनी मेरे अंदर। मिष्टी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अथर्व को भी आवाज़ आ रही होगी। वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे सिर्फ हेडरेस्ट था। और सच कहूँ तो अथर्व थोड़ा और करीब आया। उसकी गर्म सांसें मिष्टी के सूजे हुए होठों से टकरा रही थी। तुम्हारे उन अजीब से छोले भटूरे वाले तानों से ज़्यादा मुझे तुम्हारा कल रात वाला बेशर्म अवतार पसंद आया। अगर तुम्हारी इज्जत लूटने की प्लानिंग अभी भी बाकी है तो मैं आज अपना सारा काम कैंसिल कर सकता हूँ। शटअप। मिष्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अथर्व के चौड़े और मस्कुलर सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अथर्व टस से मस नहीं हुआ। वो बस एक एक्सीडेंट था। मुझे कुछ याद नहीं है तो अपने सस्ते रोमांस को अपने पास ही रखो, झूठ मत बोलो लाउड स्पीकर। अथर्व ने बिल्कुल भी पीछे ना हटते हुए एक बेहद इंटेंस नज़र से उसे देखा। तुम्हारी ये कांपती हुई सांसें और ये लाल चेहरा साफ बता रहा है कि तुम्हें कल रात का वो एक एक सेकेंड फ्रेम बाय फ्रेम याद है। अथर्व ने अपनी एक उंगली से मिष्टी के गाल को हल्का सा छुआ और फिर फाइनली पीछे हटकर सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने कोट का बटन लगाया और वापस अपने उस कड़क बॉस वाले अवतार में आ गया। एनीवे, अथर्व ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है। मिष्टी, जो अभी भी अपनी तेज धड़कनों को शांत कर रही थी, झटके से नॉर्मल हुई। तुम्हारे ऑफिस? मैं तुम्हारे ऑफिस क्यों जाऊंगी? मुझे अपने सेट पर जाना है। अथर्व ने पास रखी एक नीले रंग की फाइल उठाई और उसे मिष्टी की गोद में फेंक दिया। अब कोई सेट नहीं है। तुम्हारे बॉस कबीर ने आज सुबह ही सी इंटरप्राइजेज के नए रॉयल ओएसिस 7 स्टार होटल प्रोजेक्ट का इंटीरियर डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यह इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और क्योंकि तुम उसकी बेस्ट डिज़ाइनर हो, तुम्हें इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है। मिष्टी ने शौक में वो फाइल खोली। उसमें साफ साफ कबीर के साइन थे और मिष्टी का नाम प्रोजेक्ट हेड के तौर पर लिखा था। तुमने मेरी कंपनी को खरीद लिया। मिष्टी चीख पड़ी। खरीदा नहीं, एक ऐसा ऑफर दिया जिसे तुम्हारा लालची बॉस मना नहीं कर पाया। अथर्व ने बहुत ही ठंडे और कैलकुलेटेड तरीके से जवाब दिया, जिसका मतलब है अगले 6 महीने तक तुम्हारा ऑफिस ही टावर के 50वें फ्लोर पर मेरे केबिन के ठीक बगल में होगा। मिष्टी ने फाइल ज़मीन पर फेंक दी। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी। तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मेरे बॉडीगार्ड्स लगाए, अब तुम मुझे अपने ऑफिस में कैद करना चाहते हो। मैंने कहा था ना मिष्टी। अथर्व ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए एक बेहद डोमिनेटिंग लुक दिया। मैं तुम्हें अपने रडार से 1 सेकेंड भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी हर वक्त। ना तुम उन छपरी लड़कों के साथ किसी क्लब में जाओगी और ना ही मेरे अलावा किसी और पर अपनी ये इज्जत लूटने वाली धमकियां आजमाओगी। मिष्टी गुस्से से उबलने लगी।
वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अथर्व ने अपनी गाड़ी की चाबी हवा में उछाली। तुम्हारे पास नहाकर तैयार होने के लिए ठीक 20 मिनट है। मेरी दी हुई कोई तमीज़ की ड्रेस पहन लेना, वरना मैं तुम्हारे इसी मेरी ब्लैक शर्ट में अपनी बाहों में उठाकर ऑफिस ले जाऊंगा। और बिलीव मी डार्लिंग, मीडिया को हमारी ये पिक्चर बहुत पसंद आएगी। इतना कहकर अथर्व ने उसे एक आखिरी चैलेंजिंग स्माइल दी और कमरे से बाहर निकल गया। मिष्टी ने पास रखा तकिया उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे पर दे मारा। साइको, कंट्रोल फ्रीक, माफिया की औलाद, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे अपने ऑफिस में कैसे बर्दाश्त करते हो। अब तुम्हारा ऑफिस सी टावर नहीं कुरुक्षेत्र बनेगा। मिष्टी ने दांत पीसते हुए ऐलान कर दिया। जंग का मैदान अब बदल चुका था। घर का तमाशा अब शहर की सबसे बड़ी कारपोरेट बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाला था और मिष्टी पूरे मूड में थी कि वो सी इंटरप्राइजेज की ईंट से ईंट बजा देगी। सी टावर 50वां फ्लोर। मिष्टी ने कसम खाई थी कि वो अथर्व को चैन की सांस नहीं लेने देगी और अपने इस वादे को निभाने के लिए वो पूरी तरह तैयार थी। अथर्व ने उसे तमीज़ के कपड़े पहनने को कहा था तो मिष्टी ने अपने तरीके से उसे जवाब दिया। उसने एकदम शार्प जेट ब्लैक कलर का पावर सूट पहना था जिसके अंदर एक डीप नेक रेड सिल्क का कैमिसोल था। उसके बाल एक स्लीक पोनीटेल में बंधे थे और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी। वो किसी कारपोरेट मीटिंग में कम और किसी को मर्डर करने के मिशन पर ज़्यादा लग रही थी। जब मिष्टी अपने उन 4 काले बाउंसरों के साथ सी टावर के 50वें फ्लोर पर पहुंची तो पूरा स्टाफ उसे देखकर फ्रीज हो गया। वह सीधे अथर्व के केबिन के बगल वाले अपने नए प्रोजेक्ट हेड केबिन में घुसी। कमरा अथर्व के कमरे की तरफ ही डल और ग्रे था। ये क्या शमशान घाट बना रखा है इसे, मिष्टी ने अपनी हील्स जमीन पर पटकते हुए कहा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया। सुनो, मुझे यहाँ यह बोरिंग ग्रे कलर नहीं चाहिए। अभी की अभी पेंटर्स को बुलाओ। मुझे यह पूरी दीवार ब्राइट नियॉन येलो चाहिए और हाँ, काम अभी शुरू होना चाहिए। मुझे ड्रिल मशीन की आवाज़ चाहिए इस फ्लोर पर। ठीक 10 मिनट बाद सी टावर के उस सबसे शांत और खौफनाक VIP फ्लोर पर ड्रिल मशीनों की जोरदार आवाज़ें गूंजने लगी। अथर्व अपने केबिन में शहर के टॉप इन्वेस्टर्स के साथ 1 करोड़ की डील डिस्कस कर रहा था। जैसे ही दीवार के पार से घुर्र किया कान फाड़ देने वाली आवाज़ आई, अथर्व के हाथ में पकड़ी हुई लेजर पॉइंटर रुक गई। इन्वेस्टर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्क्वीज मी फॉर अ मिनट, अथर्व ने अपनी दांत पीसते हुए कहा। उसके चेहरे पर छाई वो डार्क और जानलेवा शांति साफ बता रही थी कि कोई आज मरने वाला है। अथर्व झटके से अपने केबिन से निकला और सीधा मिष्टी के केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देखकर उसका दिमाग शून्य हो गया। 3-4 मजदूर दीवार पर ड्रिल कर रहे थे और मिष्टी अपनी कुर्सी पर बैठकर कानों में हेडफोन लगाए फुल वॉल्यूम में गाने सुन रही थी। अथर्व ने एक ही झटके में जाकर मेन स्विच बोर्ड से तार खींचकर निकाल दिया। ड्रिल मशीनें अचानक शांत हो गई। मजदूर अथर्व का वो खूंखार माफिया लुक देखकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। मिष्टी ने अपने हेडफोन्स हटाए और एक बेहद मासूम और फेक स्माइल दी। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें भी नियॉन येलो कलर पसंद है क्या? अथर्व ने केबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। वो अपने भारी और प्रीडेटरी कदमों से चलता हुआ मिष्टी की तरफ आया। मिष्टी की स्माइल गायब हो गई। अथर्व ने कुर्सी के दोनों आर्म रेस्ट को जोर से पकड़ा और मिष्टी को पूरी तरह से केबिन के डेस्क और अपनी बॉडी के बीच ब्लॉक कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम ये बचकानी हरकतें करके मुझे झुका लोगी? अथर्व की आवाज़ एक बेहद खतरनाक फुसफुसाहट थी। उसका चेहरा मिष्टी के इतने करीब था कि मिष्टी को उसके डार्क परफ्यूम की हैवी महक के साथ साथ उसकी मर्दाना गर्माहट भी महसूस हो रही थी। मैं तुम्हें झुकाना नहीं चाहती मिस्टर फ्रीजर। मिष्टी ने अपनी ठुड्डी हवा में उठाते हुए सीधा उसकी आंखों में देखा। हालांकि उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बस इस पूरी बिल्डिंग को यह बताना चाहती हूँ कि मिष्टी सिंह को कंट्रोल करना तुम्हारी औकात से बाहर है। अगर मेरी ज़िंदगी में शोर होगा तो तुम्हें भी सन्नाटा नसीब नहीं होगा। अथर्व की आंखें और भी ज़्यादा डार्क हो गई। उसने अपना एक हाथ मिष्टी की कमर पर रखा
और उसे कुर्सी से हल्का सा ऊपर अपनी तरफ खींच लिया। शोर मुझे पसंद नहीं है मिष्टी, अथर्व ने मिष्टी के कानों के पास बिल्कुल धीमी और हस्की आवाज में कहा। लेकिन अगर तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरी अटेंशन चाहती हो तो उसके और भी बहुत से तरीके हैं। अथर्व का वो हॉट और पजेसिव टच मिष्टी के सारे सेंसेस को सुन कर रहा था। इससे पहले कि मिष्टी उसे कोई ताना मारती, अथर्व पीछे हटा और अपनी कोट की स्लीव्स ठीक करते हुए बोला, ये ड्रिलिंग का तमाशा अभी बंद करो। मेरी मीटिंग ख़त्म होने तक इस फ्लोर पर मुझे तुम्हारे हिल्स की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अंडरस्टूड। अथर्व केबिन से बाहर निकल गया और मिष्टी अपनी तेज धड़कनों को शांत करते हुए कुर्सी पर धम से बैठ गई। इडियट, इसे तो परेशान करना भी रिस्की है। वही शहर के दूसरे कोने में एक बेहद आलीशान लेकिन डार्क गोथिक स्टाइल के मेंशन में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यह शहर की दूसरी सबसे पावरफुल और ख़तरनाक फैमिली थी, राजवंशी परिवार। अगर सिंह परिवार शहर का दिमाग था तो राजवंशी परिवार शहर का खूंखार बाहुबल। बेंसन के ग्रैंड डाइनिंग हॉल में एक बहुत बड़ी महोगनी की टेबल पर फैमिली के कुछ लोग बैठे थे। कमरे में सिर्फ कटहरी और हल्की आवाज़ आ रही थी। तभी डाइनिंग हॉल के भारी दरवाजे खुले। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। सारे नौकर अपना काम छोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। अंदर जो शख्स दाखिल हुआ उसका ऑरा अथर्व सिंह की ही तरह बेहद डोमिनेटिंग, डार्क और खौफनाक था। यह था रुद्र राजवंशी। रुद्र अथर्व की ही उम्र का था। उसने एक डीप ब्लैक सिल्क की शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिसे उसके मस्कुलर सीने और कॉलर बोन पर बने हुए एक इंट्रिकेट ट्राइबल टैटू की झलक आ रही थी। उसकी आंखें एकदम शार्प और बेखौफ थी। रुद्र अपनी फैमिली को लेकर एक पागलपन की हद तक ओवर प्रोटेक्टिव था। वो अपने परिवार पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुद्र अपनी चेयर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र टेबल के दूसरी तरफ बैठे अपने छोटे भाई आर्यन पर पड़ी। रुद्र के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें सिकुड़ गई। आर्यन के सिर पर एक सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। उसकी आंखें के नीचे गहरा नीला निशान था और वो चम्मच भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। आर्यन, रुद्र की आवाज़ में जो भारीपन और गुस्सा था उसे सुनकर आर्यन के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट पर जा गिरा। ये तेरे चेहरे का क्या हाल है? रुद्र अपने भारी कदमों से चलते हुए सीधा आर्यन के कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। आर्यन की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो अपने बड़े भाई के गुस्से से वाकिफ था। अगर रुद्र को पता चल गया कि वो क्लब में एक लड़की के साथ चीप हरकत कर रहा था और उस लड़की ने उसे हिल्स और बोतल से पीटा है तो रुद्र उसे घर से बाहर फेंक देगा। भाई वो, आर्यन हकलाने लगा। रुद्र ने अपने दोनों हाथ आर्यन की कुर्सी के हैंडल पर जोर से टिका दिए और उस पर झुक गया। मैंने पूछा, मेरे भाई के चेहरे पर हाथ लगाने की हिम्मत इस शहर में किसने की? नाम बता। रुद्र का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। डर के मारे आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ा और उसने अपनी गलती छुपाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक झूठ का सहारा लिया। भाई, मैं नियॉन लाउंज में बस खड़ा था, तभी एक लड़की फूल नशे में आई और बिना किसी बात के मुझ पर चिल्लाने लगी। उसने पागलपन में आकर मुझ पर वोदका की बोतल से अटैक कर दिया। रुद्र का जबड़ा कस गया। एक लड़की ने? और तूने अपने गार्ड्स को उसे गोली मारने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? आर्य ने घबराते हुए थूक गटका। क्योंकि भाई, वो लड़की वहाँ अकेली नहीं थी। कुछ ही सेकंड बाद वहाँ उसे बचाने अथर्व सिंह आ गया था। वो लड़की अथर्व सिंह के साथ थी। अथर्व सिंह का नाम सुनते ही डाइनिंग हॉल में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। रुद्र धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे से वो चिंता गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद खूंखार, डेंजरस और जानलेवा स्मिर्क ने ले ली। अथर्व सिंह रुद्र का सबसे बड़ा राइवल और कट्टर दुश्मन था। दोनों परिवारों के बीच सालों से बिजनेस और पावर को लेकर एक कोल्ड वार चल रही थी। अथर्व सिंह, रुद्र ने उस नाम को अपने होठों पर ऐसे चखा जैसे कोई जहर हो। तो सिंह की उस नई नवेली बीवी ने मेरे भाई पर हाथ उठाया है। रुद्र ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला
और अपने चीफ सिक्योरिटी हेड को कॉल लगाया। मुझे अथर्व सिंह की उस नई बीवी की पूरी कुंडली चाहिए। रुद्र ने फ़ोन पर अपनी उस डार्क और खौफनाक आवाज़ में ऑर्डर दिया। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, सब कुछ। कल सुबह तक वो फाइल मेरी टेबल पर होनी चाहिए। रुद्र ने फ़ोन काटा और आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब बदले की एक भयानक आग थी। तो फिक्र मत कर आर्यन, रुद्र ने अपने भाई के कंधे पर एक भारी हाथ रखते हुए कहा। अथर्व सिंह को हमेशा से लगता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस बार उसकी उस क्वीन ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अब मैं उसे बताऊंगा कि राजवंशी परिवार पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मैं अथर्व सिंह को उसी की इस नई बीवी के जरिए ऐसा बर्बाद करूंगा कि वो अपनी हार कभी भूल नहीं पाएगा। रुद्र की उस खतरनाक स्माइल के पीछे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो बहुत जल्द मिष्टी और अथर्व की उस टॉम एंड जेरी वाली ज़िंदगी में एक ऐसा डार्क और ख़तरनाक मोड़ लाने वाला था जिसकी उम्मीद दोनों में से किसी के नहीं थी। वह सिंह ऑफिस में मिष्टी पूरी तरह से ऊब चुकी थी और अब उसे भूख लगी थी। उसने लंच देखा तो मूड खराब हो गया क्योंकि सारा अथर्व के हिसाब से घास फूस था। वो गुस्से से अथर्व के केबिन जाना चाहती थी, लेकिन वो मीटिंग में था तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। चलो अब मस्त घूम कर आते हैं, वैसे भी मुझे जेल में कैद कर दिया है। लेकिन बाहर निकलते ही उसका मूड खराब हो गया क्योंकि अथर्व के बॉडीगार्ड वापस से उसके साथ चलने वाले थे, जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। दोपहर के 2 बजे शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट। मिष्टी का दिमाग अब फट चुका था। वो उन 4 काले रोबोट से इतनी इरिटेट हो गई थी कि उसने फाइनली उन्हें चकमा दे ही दिया। वो सेट के पिछले दरवाजे से लेडीज वॉशरूम की खिड़की फांद कर भागी थी। उसे पिछले 4 दिनों से अथर्व के घर में सिर्फ उबला हुआ खाना, सूप और वो डिप्रेशन वाला डाइट फूड मिल रहा था। मिष्टी सीधे शहर की सबसे फेमस चांदनी चाट भंडार पर पहुंची। उसने अपनी ब्लैक ओवरसाइज हुड्डी पहनी हुई थी ताकि कोई पहचाने नहीं। भैया, 1 प्लेट तीखे गोलगप्पे लगाओ और पानी में एक्स्ट्रा मिर्ची डालना। पिछले 4 दिनों से सिर्फ घास फूस खा रही हूँ, मेरा तो पेट ही शमशान घाट बन गया है। मिष्टी ने फुल वैल्यू में चिल्लाकर ऑर्डर दिया। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार गई। 2 काले सूट वाले बाउंसर पागलों की तरह उसे ही ढूंढ रहे थे। ये यमदूत यहाँ भी आ गए। मिष्टी घबरा गई। उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो उसने देखा कि पास ही एक बेहद लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था। उसने डार्क ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और रफ लुक था। वो फ़ोन पर किसी को बहुत ही सीरियस टोन में गालियां दे रहा था। ये रुद्र राजवंशी था। मिष्टी ने बिना सोचे समझे झटके से छलांग मारी और सीधा रुद्र के बिल्कुल पीछे जाकर छुप गई। उसने रुद्र की जैकेट को पीछे से कसकर पकड़ लिया। रुद्र, जिसके आसपास भटकने से भी लोग कांपते थे, वो अचानक किसी के अपने पीछे छुपने से चौंक गया। उसने फ़ोन कान से हटाया और गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। एक्सक्यूज़ मी, क्या कर रही हो तुम? रुद्र ने अपनी भारी और खौफनाक आवाज़ में गुर्राते हुए पूछा, लेकिन मिष्टी कहाँ डरने वाली थी। उसने रुद्र को उंगली दिखाते हुए फुसफुसाकर डांटा, चुप रहो ए लंबू, सीधे खड़े रहो, हिलना मत बिल्कुल। रुद्र का दिमाग ब्लैंक हो गया। लंबू? मुझे? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? रुद्र ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अरे तुम जो भी हो, अभी मेरे लिए तुम एक दीवार हो, तो दीवार की तरह सीधे खड़े रहो। मिष्टी ने रुद्र की जैकेट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा ताकि वो बाउंसरों की नज़रों से बच सके। वो सामने 2 काले भालू घूम रहे हैं ना, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरा वो जो खड़ूस सड़ा हुआ वॉकिंग फ्रीजर टाइप का पति है ना, उसने मेरे पीछे लगा रखे हैं। पागल इंसान मुझे गोलगप्पे भी नहीं खाने देता। मिष्टी की ये नॉन स्टॉप बकवास सुनकर रुद्र का सारा गुस्सा किसी अजीब सी हैरानी में बदल गया। शहर का हर इंसान उससे खौफ खाता था और ये लड़की, ये उसे एक दीवार की तरह इस्तेमाल कर रही थी और अपने पति की बुराइयां कर रही थी
तभी एक तेज स्पीड में आती हुई कार एक पानी के गड्ढे से गुजरी। गंदा पानी सीधा रुद्र और मिष्टी की तरफ उछला। मिष्टी ने तुरंत अपनी हुड्डी से रुद्र को भी कवर कर लिया और एकदम से दूसरी साइड हो गई, जहां वो दोनों उससे बच सके। फिर जब वो दोनों बच गए तो वो सड़क की तरफ मुड़कर पूरी ताकत से चिल्लाई, अंधा है क्या बे? ब्रेक तेरे बाप ने बेच खाए हैं क्या? गाड़ी चलाना नहीं आता तो घर में बैठकर लूडो खेल। बाहर लोगों पर कीचड़ क्यों उछाल रहा है, इडियट कहीं के। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आज तक किसी लड़की को इतने धाकड़, बेखौफ और लाउड अंदाज में बात करते नहीं देखा था। मिष्टी का वो टिपिकल गुंडी वाला अवतार, बिना डरे बोलना और फिर वापस उसके पीछे छुप जाना। रुद्र को ये लड़की किसी पहेली की तरह इंटरेस्टिंग लग रही थी। तभी बाउंसर दूसरी गली में मुड़ गए। मिष्टी ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड गए वो दोनों। मिष्टी ने रुद्र की जैकेट छोड़ी। थैंक यू लंबू जी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं चलती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ में वो डार्कनेस नहीं, बल्कि एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। मिष्टी ने जाते जाते मुड़कर एक बहुत ही प्यारी और शरारती स्माइल दी। नाम जानकर क्या करोगे? वैसे सब मुझे आफत कहते हैं। बाय। मिष्टी वहाँ से भाग गई। रुद्र वहीं खड़ा उसके जाने के रास्ते को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही रेयर लेकिन असली स्माइल आ गई। आफत? सच में आफत है, रुद्र ने खुद से कहा। उसे लगा जैसे आज उसे वो लड़की मिल गई है जो राजवंशी परिवार की रानी बनने के लायक है, बिना डरे बिना झुके, बिल्कुल आग की तरह। मिष्टी किसी तरह छुपते छुपाते घर वापस पहुंच गई। उसने सोचा कि अथर्व अभी ऑफिस में होगा तो वह चुपके से अपने कमरे में चली जाएगी। उसने जैसे ही मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोला, कमरे में एकदम अंधेरा था। सिर्फ बालकनी से आ रही हल्की सी रोशनी थी। मिष्टी ने लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन तभी एक भारी हाथ ने स्विच बंद कर दिया और किसी ने मिष्टी को झटके से खींचकर सीधा दीवार से लगा दिया। आह! मिष्टी की चीख निकल गई। सामने अथर्व खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से इतनी लाल हो रही थी जैसे वो अभी मिष्टी को कच्चा चबा जाएगा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसने मिष्टी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दीवार से पीन कर रखा था। कहाँ गई थी तुम? अथर्व की आवाज़ एक खौफनाक फुसफुसाहट थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरे गार्ड्स को चकमा देकर कहाँ गई थी तुम? छोड़ो मुझे अथर्व, तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो, मिष्टी ने छटपटाते हुए कहा। लेकिन अथर्व की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मैंने पूछा कहाँ गई थी? अथर्व ने दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा। मिष्टी डर के मारे एक सेकेंड के लिए कांप गई, लेकिन फिर उसका लाउड स्पीकर वाला ईगो जाग गया। जहाँ मेरी मर्जी, मैं तुम्हारी कोई कैदी नहीं हूँ मिस्टर माफिया। मुझे गोलगप्पे खाने थे। मुझे तुम्हारे उस डिप्रेशन वाले सूप से नफरत है और मुझे तुम्हारे उन गार्ड से भी नफरत है जो मेरे पीछे कुत्तों की तरह घूमते हैं। मिष्टी पूरी ताकत से चिल्लाई। तुम्हें अंदाजा भी है बाहर कितने दुश्मन बैठे हैं मेरे? अथर्व लगभग चीख पड़ा। उसका वो शांत फ्रीजर वाला मुखौटा आज पूरी तरह टूट चुका था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर कोई तुम्हें किडनैप कर लेता या गोली मार देता तो मैं क्या करता? मिष्टी एक सेकेंड के लिए रुक गई। अथर्व के चेहरे पर जो गुस्सा था उसके पीछे एक अजीब सा खौफ और पजेशन दिख रहा था। वो इंसान जो कभी किसी के लिए परेशान नहीं होता, वो आज मिष्टी के गायब होने से पागल हो गया था। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? मिष्टी ने अपनी नज़रें चुराते हुए थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में कहा। तुम्हें तो सिर्फ मुझे कंट्रोल करना है। अथर्व ने अचानक अपनी ग्रिप ढीली कर दी। वो मिष्टी के बिल्कुल करीब आ गया। उसके होंठ मिष्टी के कानों को छूने लगे। मुझे फ़र्क पड़ता है मिष्टी। अथर्व की आवाज़ अब भारी और मदहोश करने वाली हो गई थी, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी वो बकवास, तुम्हारा ये गुस्सा, ये सब सिर्फ मेरा है। अगर दुनिया की किसी भी चीज़ ने तुम पर खरोच भी लाने की कोशिश की तो मैं इस पूरे शहर को जला दूंगा। अथर्व का चेहरा मिष्टी के चेहरे के इतना करीब था कि मिष्टी को उसकी गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस हो रही थी।
कमरे का टेंशन इतना हैवी और इंटेंस था कि मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अथर्व को धक्का दे या उसे खींच ले। अथर्व की नज़रें मिष्टी के होठों पर टिकी थी। मिष्टी ने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन तभी मिष्टी ने अपना ईगो आगे कर दिया और अथर्व के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। डायलॉग बाजी बंद करो अथर्व, मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मिष्टी ने दांत पीसते हुए कहा। और अगर तुमने दोबारा मुझ पर गार्ड्स लगाए तो मैं सच में घर छोड़कर भाग जाऊंगी। अथर्व ने अपनी वो खतरनाक स्मिर्क वापस ओढ़ ली। ट्राई करके देख लो मिसेज सिंह, मैं तुम्हें पाताल से भी खींच लाऊंगा। भले ही दोनों फिर से बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन उस दीवार से चिपकने वाले मोमेंट ने दोनों के बीच एक ऐसी खतरनाक और हैवी आग लगा दी थी जिसे अब बुझाना नामुमकिन था। वही द राजवंशी मेंशन। रात के 10 बज रहे थे। रुद्र अपने मेंशन की बालकनी में खड़ा अपनी सिगार पी रहा था। उसके दिमाग में बार बार वो आफत घूम रही थी, उसका वो चिल्लाना, गोलगप्पे वाली बातें और उसे लंबू बोलना। रुद्र पहली बार किसी लड़की को लेकर इतना अपसेट्स फील कर रहा था। तभी उसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक फाइल लेकर बालकनी में आया। सर, आपने जिस लड़की के बारे में पता लगाने को कहा था उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, लेकिन सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफिसर की आवाज़ कांप रही थी। रुद्र ने सिगार का कस लिया। क्या प्रॉब्लम है? क्या वो किसी और से प्यार करती है? कोई बात नहीं, मैं उसे राजवंशी परिवार का रुतबा दिखाऊंगा तो वो खुद ब खुद मेरी हो जाएगी। फोटो दिखाओ। ऑफिसर ने डरते हुए एक टैबलेट रुद्र के सामने किया। टैबलेट के स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल खुला था। अथर्व सिंह और उनकी नई नवेली मुंहफट पत्नी मिष्टी सिंह, और नीचे वही फोटो थी जिसमें अथर्व मिष्टी को अपनी बाहों में जकड़े हुए था और मिष्टी कैमरे की तरफ वो फेक स्माइल दे रही थी। रुद्र के हाथ से सिगार नीचे गिर गया। उसकी नज़रें उस फोटो पर जम गई। वो लड़की, वो आफत जिसे वो अपनी क्वीन बनाना चाहता था, वो कोई और नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन अथर्व सिंह की पत्नी थी। रुद्र का चेहरा पहले शौक में डूबा और फिर धीरे धीरे वो शौक एक भयानक, डार्क और खौफनाक गुस्से में बदल गया। मिष्टी सिंह, रुद्र ने दांत पीसते हुए उसका नाम को प्रोनाउंस किया। उसे याद आया कि मिष्टी उस दिन मार्केट में अपने खड़ूस पति की बात कर रही थी, मतलब वो अथर्व की बात कर रही थी, और मिष्टी ने कहा था कि वो उससे नफरत करती है। रुद्र ने वो टैबलेट ऑफिसर के हाथ से छीना और उसे पूरी ताकत से ज़मीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। बाहर जाओ। रुद्र इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरा मेंशन कांप गया। ऑफिसर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। रुद्र ने बालकनी की रेलिंग को दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ तबाही दिख रही थी। तो ये बात है अथर्व सिंह, रुद्र ने अंधेरे को घूरते हुए बहुत ही खतरनाक और डार्क आवाज में खुद से कहा, तेरी इस जबरदस्ती की शादी ने मुझे वो मोहरा दे दिया है जो मुझे चाहिए था। मिष्टी तुझसे नफरत करती है, वो तेरे साथ खुश नहीं है। तूने मेरा बिजनेस छीना, मेरी पावर छीनी, और अब वो लड़की जिसे मैं चाहता हूँ वो भी तेरे नाम का मंगलसूत्र पहन रही है। रुद्र के चेहरे पर एक ऐसी शैतानी और डेंजरस स्माइल आ गई जो किसी की भी रूह कपा दे। अब तू देख अथर्व, मैं तेरी इस आफत को कैसे अपना बनाता हूँ। मिष्टी राजवंशी परिवार की रानी बनेगी और तू सिर्फ अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगा। अब यह कहानी सिर्फ एक लव हेड रिलेशनशिप की नहीं रही थी। अब इन कुरुक्षेत्र में रुद्र राजवंशी का नाम के उस तूफान की एंट्री हो चुकी थी जो मिष्टी को पाने के लिए और अथर्व को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। खेल अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। अगली सुबह सिंह टावर का 50वां फ्लोर किसी साइलेंट जोन की तरह था। अथर्व अपने बोर्ड रूम में शहर के टॉप इन्वेस्टर्स के साथ एक बहुत ही सीरियस मीटिंग कर रहा था। प्रोजेक्ट रॉयल ओएसिस के करोड़ों के फंड्स पर बात चल रही थी। पूरा कमरा पिन ड्रॉप साइलेंस में था। सिर्फ अथर्व की भारी और डोमिनेटिंग आवाज़ गूंज रही थी। तभी बोर्ड रूम का भारी कांच का दरवाज़ा बिना नॉक किए एक जोरदार झटके के साथ खुला। अथर्व की आंखें स्क्रीन से हटकर दरवाजे की तरफ घूमी और उसका जबड़ा कस गया।
इन्वेटर्स की आंखें भी फटी की फटी रह गई। वहाँ मिष्टी खड़ी थी। उसने आज कोई पावर सूट या बोरिंग कपड़े नहीं पहने थे। उसने एक बेहद खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट वाली शिफॉन की साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू हवा में हल्का हल्का उड़ रहा था। उसके बाल खुले हुए थे, होठों पर डार्क ग्लॉस था और उसके कानों के बड़े बड़े झुमके हिल रहे थे। वो किसी कारपोरेट ऑफिस की जगह किसी बॉलीवुड फिल्म के सेट से आई हुई लग रही थी। उसके एक हाथ में एक बड़ी सी फाइल थी और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी का मग। एक्सक्यूज मी, मीटिंग रोकिए ज़रा। मिष्टी अपनी हाई हील्स को फर्श पर खटखटाते हुए सीधे अथर्व की चेयर के पास आकर खड़ी हो गई। एक बुजुर्ग इन्वेस्टर्स ने हकलाते हुए पूछा, अथर्व सर, ये कौन है? अथर्व ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसका सारा माफिया वाला कंट्रोल इस वक्त जवाब दे रहा था, ये मेरी पत्नी है और इस प्रोजेक्ट की हेड डिज़ाइनर। ओह हेलो अंकल जी। मिष्टी ने उस इन्वेस्टर्स को हाथ हिलाते हुए फुल एनर्जी में कहा। फिर उसने वो फाइल सीधे अथर्व के लैपटॉप के ऊपर दे मारी। ये क्या है मिष्टी? अथर्व ने दांत पीसते हुए अपनी आवाज़ को धीमा रखने की कोशिश की। ये मेरा नया डिज़ाइन प्लान है मिस्टर CEO। मिष्टी ने फाइल खोलकर एक पेज निकाला जिसमें हॉट पिंक और नियॉन कलर्स के डिज़ाइन बने हुए थे। ये जो तुम्हारा रॉयल ओएसिस होटल है ना, इसका थीम बहुत बोरिंग और डार्क है, एकदम तुम्हारे चेहरे की तरह। मैंने डिसाइड किया है कि हम इसके रिसेप्शन को हॉट पिंक कलर का करेंगे और लॉबी में एक बड़ा सा डिस्को बॉल लगाएंगे। बोर्ड रूम में बैठे सारे इन्वेस्टर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। एक 500 करोड़ के हेरिटेज होटल में हॉट पिंक कलर और डिस्को बॉल। मिष्टी, अथर्व की आवाज़ अब एक डेंजरस फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। बाहर जाओ अभी। क्यों जाऊं बाहर? मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, मेरी बात सुनो। मिष्टी ने जानबूझकर अपनी कोल्ड कॉफ़ी के स्ट्रॉ से जोर से सुड़क वाली आवाज़ की। अथर्व का सब्र टूट गया। उसने इन्वेस्टर्स की तरफ एक बेहद ठंडी और डरावनी नज़र डाली। आप सब लोग बाहर इंतज़ार कीजिए 10 मिनट। अथर्व के उस खौफनाक ऑरा को देखकर इन्वेस्टर्स अपनी फाइलें उठाकर तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। दरवाज़ा बंद होते ही अथर्व ने झटके से अपनी कुर्सी छोड़ी और मिष्टी की तरफ बढ़ा। मिष्टी पीछे हटने लगी, लेकिन अथर्व ने एक ही झटके में उसकी कमर पकड़ी और उसे पीछे बोर्ड रूम की लंबी सी कांच की टेबल पर बिठा दिया। तुम क्या साबित करना चाहती हो ये सब करके? अथर्व ने अपने दोनों हाथ मिष्टी के दोनों तरफ टेबल पर टिका दिए। वो इतना करीब था कि मिष्टी को उसकी हर सांस महसूस हो रही थी। यही कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मिष्टी ने हकलाते हुए लेकिन अपनी ठुड्डी हवा में उठाते हुए कहा। अथर्व की वो डार्क आंखें और साड़ी में उसकी नज़दीकी मिष्टी के दिमाग को सून कर रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम ये बचकानी हरकतें करोगी और मैं हार मान लूँगा? अथर्व ने अपनी नज़रें मिष्टी की आंखों से हटाकर उसके चेहरे और गर्दन पर घुमाई। साड़ी में मिष्टी इतनी कयामत लग रही थी कि अथर्व के अंदर का इंसान खुद से लड़ रहा था। तुम्हारे ये हॉट पिंक कलर और डिस्को बॉल वाले आइडियाज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिष्टी, क्योंकि मुझे पता है तुम ये सब सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। तुम्हारी अटेंशन? माय फूड। मिष्टी ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अथर्व पहाड़ की तरह डटा रहा। अथर्व थोड़ा और झुका। उसके होंठ मिष्टी के कानों के बिल्कुल पास थे। आज दोपहर तुम्हें साइट विजिट के लिए जाना है। मेरे 4 गार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे और अगर तुमने वहाँ कोई भी तमाशा किया मिष्टी, तो रात को घर पर मैं तुम्हारा वो तमाशा बनाऊंगा कि तुम ये साड़ी पहनना भूल जाओगी। मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए। वही अथर्व से उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसके कान को चूमते हुए
बड़ी मुश्किल से पीछे हट हुआ और अपना कोट ठीक करते हुए जल्दी से बाहर निकल गया। मिष्टी को टेबल पर बैठे हुए तेज तेज सांसें लेते हुए छोड़कर दोपहर के 3 बजे शहर के बाहरी इलाके में रॉयल ओएसिस का कंस्ट्रक्शन साइट था। ये एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी जिसे 7 स्टार होटल में बदला जा रहा था। मिष्टी अपनी कार से उतरी। उसके पीछे वो 4 काले सूट वाले बाउंसर साई की तरह चल रहे थे। मिष्टी ने अपनी आंखें पर बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए और साइट के अंदर जाने लगी। मैडम, अंदर काम चल रहा है, काफ़ी धूल है, आप यहीं से देख लीजिए, एक बाउंसर ने कहा। चुप रहो तुम काले रोबोट, मैं डिजाइनर हूँ, मुझे अंदर जाकर दीवारें चेक करनी है। तुम लोग यहीं बाहर खड़े रहो, कोई अंदर नहीं आएगा। मिष्टी ने उन्हें वहीं रोक दिया और हवेली के अंदर चली गई। अंदर हवेली आधी बनी हुई थी और आधा मलबा पड़ा था। मिष्टी चारों तरफ देखकर नोट्स बना रही थी। इतनी बड़ी हवेली में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है आफत। एक बहुत ही भारी लेकिन जानी पहचानी आवाज़ हवेली के सन्नाटे में गूंजी। मिष्टी ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने एक टूटे हुए पिलर से टेक लगाए वही लंबू खड़ा था, रुद्र राजवंशी। रुद्र ने डार्क ब्लू शर्ट पहनी थी जिसके स्लीव्स फोल्ड थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही चार्मिंग और कातिलाना स्माइल थी। अरे लंबू तुम? मिष्टी की आंखों में एक चमक आ गई। अथर्व के उस खौफनाक गार्ड से बचने के बाद किसी जाने पहचाने इंसान को देखकर उसे बहुत राहत मिली। तुम यहाँ इस खंडर में क्या कर रहे हो? रुद्र अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे मिष्टी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़रें मिष्टी के उस खूबसूरत चेहरे पर ही टिकी थी। मैं एक प्रोजेक्ट का माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। रुद्र ने बहुत ही आसानी से झूठ बोला। सुना था कि नई प्रोजेक्ट हेड आज साइट पर आने वाली है, तो सोचा मिल कर देखूँ कि कौन है वो होनहार डिजाइनर। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो गोलगप्पे वाली आफत होगी। मिष्टी जोर से हंसी। उसकी हंसी की आवाज़ हवेली में गूंज गई और रुद्र का दिल एक पल के लिए जैसे वहीं रुक गया। उसने आज तक किसी को इतनी बेबाक हंसी हंसते नहीं देखा था। दुनिया बहुत छोटी है लंबू। मिष्टी ने अपनी फाइल साइड में रखी। पर अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो बाहर 4 यमदूत खड़े हैं मेरा वो जो सड़ा हुआ वॉकिंग फ्रीजर पति है ना, वो मुझे चैन से जीने नहीं देता। उसने ये प्रोजेक्ट मेरे गले मढ़ दिया है ताकि वो मुझ पर नज़र रख सके। रुद्र के चेहरे की स्माइल एक सेकेंड के लिए गायब हुई, लेकिन उसने तुरंत उसे वापस ओढ़ लिया। तुम्हारा पति अथर्व सिंह? सुना है काफ़ी डोमिनेटिंग है। तुम्हें उसके साथ डर नहीं लगता? डर और मिष्टी? कभी नहीं। मिष्टी ने हवा में हाथ नचाते हुए कहा। मैं उसे रोज़ ऐसे ऐसे झटके देती हूँ कि उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है। पर यार कभी कभी मुझे घुटन होती है। वो इंसान किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। रुद्र थोड़ा और करीब आया। उसने मिष्टी की आंखों में वो घुटन देख ली थी। यह उसका मौका था, तो तुम उससे दूर क्यों नहीं चली जाती? रुद्र ने अपनी आवाज़ को बहुत ही सॉफ्ट और हमदर्द बनाते हुए कहा। तुम्हारे जैसी आज़ाद लड़की को किसी पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैं तुम्हें उस अथर्व से बहुत दूर ले जा सकता हूँ। मिष्टी ने हैरान होकर रुद्र को देखा। उसे रुद्र की बातों में एक अजीब सा अपनापन और सपोर्ट लगा जो अथर्व ने उसे कभी नहीं दिया था। रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मिष्टी के चेहरे पर आई एक लट को पीछे करने लगा। तभी हवेली का मेन लकड़ी का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि उसकी आवाज़ किसी बम के फटने जैसी लगी। अपना गंदा हाथ मेरी बीवी से दूर रख राजवंशी। हवेली के दरवाजे पर साक्षात काल बनकर अथर्व खड़ा था। उसका कोट खुला हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था।
उसके पीछे उसके वो चारों बाउंसर डरे हुए खड़े थे। मिष्टी झटके से पीछे हटी। उसने अथर्व को देखा और फिर रुद्र को। राजवंशी? मिष्टी के मुंह से शौक में निकला। रुद्र के चेहरे से वो चार्मिंग स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद खौफनाक और डार्क स्मिर्क ने ले ली। वो अपनी असली औकात में आ गया। रुद्र ने मिष्टी से नज़र हटाकर अथर्व को देखा और अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाल लिए। अरे अथर्व, आइए आइए, रुद्र ने एक बेहद चुभने वाले ताने के साथ कहा। मैं तो बस तुम्हारी इस खूबसूरत आफत को समझा रहा था कि पिंजरे का पंछी आसमान में उड़ने के लिए बना है। अथर्व भारी और तेज कदमों से चलता हुआ सीधा मिष्टी के पास आया। उसने मिष्टी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मिष्टी के मुंह से हल्की सी आह निकल गई और उसने मिष्टी को झटके से खींचकर अपने बिल्कुल पीछे कर लिया। शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश मत कर रुद्र। अथर्व की आवाज़ इतनी भारी और डेंजरस थी कि हवेली की दीवारें भी कांप जाए। तेरा हाथ तो काटूंगा ही, तेरी पूरी हस्ती भी उखाड़ दूंगा। रुद्र जोर से हंसा। वो हंसी इतनी इविल और खौफनाक थी कि मिष्टी को पहली बार इस लंबू से डर लगने लगा। शेर बूढ़ा हो गया है अथर्व। रुद्र ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए अथर्व की आंखों में सीधा देखा। तुमने मेरा बिजनेस छीना, मेरी ज़मीनें छीनी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हारे पास इतनी नायाब चीज़ भी है। रुद्र ने अथर्व के पीछे खड़ी मिष्टी की तरफ अपनी डार्क नज़रें डाली। मिष्टी बहुत दिलचस्प है अथर्व, बहुत खूबसूरत भी है, और इसके अंदर जो आग है वह तुम्हारे इस ठंडे और मुर्दा शरीर के लिए नहीं बनी। इसे संभाल कर रखना मेरे भाई, क्योंकि राजवंशी परिवार को जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे हम छीन लेते हैं। अथर्व का सब्र टूट गया। उसने झटके से अपनी कमर से अपनी गन निकाली और सीधा रुद्र के माथे पर तान दी। अथर्व, पागल हो गए हो तुम? बंदूक नीचे करो। मिष्टी ने चीखते हुए अथर्व का हाथ पकड़ लिया। रुद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो गन की नली के बिल्कुल सामने खड़ा अथर्व को देखकर मुस्कुरा रहा था। मार दे अथर्व, लेकिन अगर तूने आज मुझे मारा तो तेरी ये बीवी उम्र भर एक कातिल के साथ रहेगी। और वैसे भी खेल तो अभी शुरू हुआ है। अथर्व ने दांत पीसते हुए गन वापस अंदर रखी। उसने मिष्टी का हाथ वापस अपने मजबूत हाथों में जकड़ा। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले रुद्र। अब तेरा नाम इस शहर के नक्शे से मैं खुद मिटाऊंगा। अथर्व ने मिष्टी को घसीटते हुए हवेली से बाहर निकाला और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। मिष्टी का दिमाग सून हो चुका था। जिस इंसान से वो मार्केट में मिली थी, जिससे उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा खुखार माफिया रुद्र राजवंशी था। गाड़ी में बैठते ही अथर्व ने दरवाज़ा जोर से लॉक किया। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि मिष्टी को अपनी जान का डर लगने लगा। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गाड़ी चलाते हुए ही मिष्टी की तरफ एक ऐसी नज़र डाली जिससे मिष्टी की रूह कांप गई। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने आज क्या किया है? अथर्व ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थी। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, उस इंसान के साथ जो मेरी जान का प्यासा है। मुझे नहीं पता था कि वो राजवंशी है। मिष्टी ने पहली बार अपनी आवाज़ को धीमा रखते हुए कहा। उसे अथर्व का रूप सच में डरा रहा था। अथर्व ने अचानक ब्रेक मारा और गाड़ी बीच सड़क पर एक भयानक आवाज़ के साथ रुक गई। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और झटके से मिष्टी की तरफ झुका। उसने मिष्टी के दोनों गालों को अपने एक हाथ से बहुत ही रफ और पजेसिव तरीके से पकड़ा। अब तू मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगी मिष्टी। अथर्व की आंखों में जो पागलपन और अधिकार था वो किसी भी हद को पार कर चुका था। आज के बाद तुम उस रुद्र राजवंशी का नाम भी अपने मुंह से नहीं लोगी। तुम उसकी परछाई से भी दूर रहोगी। अगर वो तुम्हारे आस पास भी भटका तो मैं उसकी जान तो लूँगा ही, लेकिन मैं तुम्हें भी इस घर में ऐसी जगह कैद कर दूँगा जहाँ से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम सिर्फ मेरी हो,
सिर्फ मेरी, समझी तुम? मिष्टी की आंखों में पहली बार खौफ के आंसू आ गए। उसने डरते हुए सिर हिला दिया, लेकिन अथर्व के अंदर का वो पजेसिव और खौफनाक ज्वालामुखी अब फटने की कगार पर था। मिष्टी की आंखों में वो डर और उसकी वो कांपती हुई सांसें देखकर अथर्व का सारा कंट्रोल टूट गया। उसका वो रफ हाथ जो मिष्टी के गालों पर था, अचानक से खिसक कर मिष्टी के बालों में उलझ गया। इससे पहले कि मिष्टी पलक भी झपका पाती या कुछ कह पाती, अथर्व ने उसे एक जोरदार झटके से अपनी तरफ खींचा और अपने होठ मिष्टी के कांपते हुए होठों पर क्रैश कर दिए। ये किस कल रात कार वाले उस शराबी किस जैसा नहीं था। ये एक पागलपन था, ये एक ऐसा जुनून था जिसमें अथर्व का खौफ, उसका गुस्सा और मिष्टी को खोने का वो डार्क डर शामिल था, जिसे वो कभी किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो मिष्टी को इतनी गहराई, इतने अधिकार और इतनी भूख के साथ चूम रहा था जैसे वो अपनी सांसों के जरिए मिष्टी के दिमाग और रूह से रुद्र राजवंशी का नाम हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। मिष्टी की आंखें शौक से फटी की फटी रह गई। उसने अथर्व को धक्का देने के लिए अपने दोनों हाथ उसके चौड़े सीने पर रखे, लेकिन अथर्व पहाड़ की तरह टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने अपने दूसरे हाथ से मिष्टी की कमर को इतनी जोर से जकड़ लिया कि मिष्टी पूरी तरह से उसकी बाहों में कैद हो गई। अथर्व की उस हैवी, गर्म और डोमिनेटिंग स्पर्श ने मिष्टी के सारे सेंस को सून कर दिया। उसके अंदर का वो लाउड स्पीकर वाला ईगो इस माफिया के पागलपन के सामने हारने लगा। मिष्टी के वो हाथ जो उसे धक्का दे रहे थे अचानक से ढीले पड़ गए और उन्होंने अथर्व के कोट के कॉलर को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। मिष्टी की बंद आंखों से एक आंसू छलक कर अथर्व के गाल पर गिरा। अथर्व ने उस किस को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी ज़्यादा इंटेंस, डीप और पजेसिव बना दिया। वो उसे ऐसे चूम रहा था जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि मिष्टी पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। जब कुछ लंबे सेकेंड के बाद अथर्व फाइनली पीछे हटा तो कार के अंदर सिर्फ उन दोनों की तेज और भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। अथर्व का माथा अभी भी मिष्टी के माथे से टिका हुआ था। उसकी डार्क आंखों में अभी भी वही खौफनाक आग जल रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी तड़प और नशा भी था। मिष्टी के होठ सूजकर लाल हो चुके थे और वो अथर्व की उस इंटेंसिटी से पूरी तरह कांप रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो मिष्टी। अथर्व ने मिष्टी के होठों को देखते हुए एक बेहद भारी, डेंजरस और मदहोश कर देने वाली फुसफुसाहट में कहा, सिर्फ मेरी। मिष्टी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वो बस उस डार्क और डोमिनेटिंग इंसान की आंखों में खोई हुई थी, जो उसे बर्बाद भी कर सकता था और दुनिया से बचा भी सकता था। लेकिन अथर्व और मिष्टी दोनों को ये नहीं पता था कि रुद्र राजवंशी नाम का वो तूफान अब उनके पीछे पड़ चुका था और वो अथर्व को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला था। मिष्टी अब इन दो खूंखार माफियाओं के बीच मोहरा बन चुकी थी। कुरुक्षेत्र का असली युद्ध तो अब शुरू हुआ था। उस खौफनाक और दिल दहला देने वाले किस के बाद गाड़ी के अंदर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे समय ही रुक गया हो। मिष्टी जो हर बात पर अथर्व को 10 गालियां देती थी, जो हमेशा लाउड स्पीकर की तरह बजती रहती थी, वो अब पूरी तरह से खामोश थी। गाड़ी 120 की स्पीड से शहर की सड़कों को चीरते हुए सिंह पैलेस की तरफ दौड़ रही थी। मिष्टी अपनी सीट के कोने में दुबकी हुई थी। उसकी नज़रें बाहर सड़क पर टिकी थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग अभी भी उसी पल में अटका हुआ था जब अथर्व के उन गरम, रफ और पजेसिव होठों ने उसे पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया था। अथर्व स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। उसका चेहरा अभी भी सख्त था, लेकिन उसकी डार्क आंखों में अब वो खौफनाक गुस्सा नहीं था।
उसे मिष्टी की एक खामोशी अजीब सी शांति दे रही थी। उसने कनखियों से मिष्टी की तरफ देखा। मिष्टी के होठ अभी भी सूजे हुए और लाल थे और वो अपनी शिफॉन की साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में कस कर मरोड़ रही थी। अथर्व को लगा कि मिष्टी अभी चिल्लाएगी, उसे थप्पड़ मारेगी या अपनी पूरी भड़ास निकालेगी, लेकिन मिष्टी ने एक शब्द नहीं कहा। ये खामोशी अथर्व के लिए उसकी जीत जैसी थी, लेकिन मिष्टी के लिए यह खामोशी एक अंदरूनी तूफान की शुरुआत थी। जैसे ही गाड़ी सिंह पैलेस के पोर्च में रुकी, मिष्टी ने दरवाज़ा खोला और बिना अथर्व की तरफ देखे, बिना एक भी शब्द कहे, तेजी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। अथर्व वहीं कार में बैठा उसे भागते हुए देखता रहा और उसके होठों पर एक बहुत ही गहरी जानलेवा स्मिर्क आ गई। मिष्टी ने मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर घुसी और झटके से दरवाज़ा लॉक कर दिया। कमरे में आते ही उसने अपनी हील्स उतार कर फेंकी और सीधा उस बड़े से वैनिटी मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें इतनी तेज़ी से चल रही थी जैसे उसने कोई मैराथन दौड़ी हो। उसने शीशे में खुद को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी डार्क लिपस्टिक अथर्व के उस जंगली किस की वजह से फैल चुकी थी, लेकिन वो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा डरा रही थी वो था उसके चेहरे का रंग। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। मिष्टी ने अचानक अपना हाथ उठाया और खुद के ही गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार लिया। पागल हो गई है तू मिष्टी, वो खुद पर चीख पड़ी। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन और गुस्से के आंसू आ गए। तूने उसे खुद को किस कैसे करने दिया? तूने उसे धक्का क्यों नहीं दिया? तू चुप क्यों रही? उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और वहीं ज़मीन पर उस ठंडे मार्बल के फर्श पर बैठ गई। मैं उसे रोक सकती थी, मैं उसे थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन मैंने उसके कोट का कॉलर क्यों पकड़ा? मिष्टी का ईगो और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस वक्त बुरी तरह से क्रैश हो रही थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर उसे उस फीलिंग से लग रहा था जो अथर्व के टच ने उसके अंदर जगा दी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? वो एक माफिया है, एक वॉकिंग फ्रीजर। वो मुझे सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है। फिर उसके टच से मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए? मेरी सांसें तेज़ क्यों हो गई? मिष्टी ने घुटनों पर सिर रख लिया। उसे रुद्र की वो खौफनाक स्माइल याद आई और फिर अथर्व का वो पागलपन। इन दोनों के बीच वो कहीं पीस रही थी, लेकिन मिष्टी हार मानकर रोने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो एक फाइटर थी। 15 मिनट बाद मिष्टी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं था, बल्कि एक जिद्दी आग थी। नहीं, मैं उस अथर्व सिंह को ये सोचने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी कि मैं उसके एक किस से कमज़ोर पड़ गई हूँ। मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी, लेकिन अपने तरीके से। मैं उसे बताऊंगी कि मिष्टी सिंह सिर्फ उसकी बीवी नहीं, इस शहर की बेस्ट डिज़ाइनर है। मिष्टी झटके से उठी। उसने वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारा, अपना मेकअप साफ किया, बाल बांधे और अपनी साड़ी को ठीक किया। उसने अपना आईपैड और लैपटॉप निकाला और कमरे के बीचों बीच उस बड़े से काउच पर बैठ गई। उसने अपने दिमाग से अथर्व, रुद्र, वो किस, वो खौफ, सब कुछ इरेज कर दिया। अगले 4 घंटे के लिए मिष्टी एक ट्रांस में थी। उसकी उंगलियां आईपैड के स्क्रीन पर जादू की तरह चल रही थी। मिष्टी जानती थी कि अथर्व का टेस्ट कैसा है। उसे डार्क डोमिनेटिंग लेकिन बेहद रॉयल चीज़ें पसंद थी। हॉट पिंक और डिस्को बॉल तो सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए था। अब मिष्टी असली काम कर रही थी। उसने रॉयल ओएसिस के लिए एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जो अथर्व के उस माफिया ऑरा को राजपुताना रॉयल्टी के साथ ब्लेंड कर रहा था। डीप एमराल्ड ग्रीन, ब्लैक मार्बल, विंटेज गोल्ड चैंडेलियर्स, झूमर और इंट्रिकेट वुडन कार्विंग। उसने हर एक डिटेल को इतनी बारीकी से रेंडर किया कि वो डिज़ाइन किसी इंटरनेशनल आर्किटेक्ट का मास्टरपीस लग रहा था।
4 घंटे बाद मिष्टी ने अपने स्क्रीन की तरफ देखा। डिजाइन परफेक्ट था। ये ऐसा डिजाइन था जिसे देखकर अथर्व भी उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता था। अब देखते हैं मिस्टर माफिया, तुम मेरी इस काबिलियत को कैसे इग्नोर करते हो। लेकिन फिर मिष्टी के कदम रुक गए। क्या मुझे अभी उसे ये दिखाना चाहिए? क्या मैं उसके सामने जाने से डर रही हूँ? मैं और उस फ्रीजर से डरूंगी? नेभर। मिष्टी ने अपना आईपैड उठाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ अथर्व अपने प्राइवेट स्टडी रूम में बैठा था। यह कमरा पूरे सिंह पैलेस का सबसे डार्क और इंटिमिडेटिंग हिस्सा था। दीवारों पर डार्क ओक वुड की पैनलिंग थी। एक तरफ बड़ी सी बुक शेल्फ और बीच में एक भारी महोगनी का डेस्क। कमरे में सिर्फ एक विंटेज टेबल लैंप की डीम रोशनी थी। अथर्व अपनी लेजर चेयर पर पीछे टेक लगाए बैठा था। उसके सामने टेबल पर करोड़ों की डील्स की फाइलें खुली पड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसके एक हाथ में क्रिस्टल के ग्लास में महंगी सिंगल मोल्ट विस्की थी और उसका दूसरा हाथ उसकी अपनी ही आंखों को मसल रहा था। वो इंसान जिसका फोकस कोई नहीं तोड़ सकता था, आज उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका था और इसका सिर्फ एक ही कारण था, मिष्टी। अथर्व की आंखों के सामने बार बार वो हवेली का सीन आ रहा था। रुद्र का वो गंदा हाथ मिष्टी के बालों के पास। यह सोचते ही अथर्व के हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास इतनी जोर से भींच गया कि वह टूटने की कगार पर आ गया। उस राजवंशी की हिम्मत कैसे हुई मेरी मिष्टी के पास जाने की? अथर्व ने दांत पीसते हुए खुद से कहा। लेकिन फिर उसका गुस्सा अचानक से एक डार्क और इंटेंस प्यास में बदल गया। उसे वो कार वाला पल याद आ गया। मिष्टी का वो डर, उसकी आंखों में आए वो आंसू और फिर वो किस। अथर्व को अभी भी अपनी होठों पर मिष्टी के होठों की वो गर्माहट और चेरी ग्लॉस का टेस्ट महसूस हो रहा था। जब मिष्टी ने उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में भींचा था, उस एक पल ने अथर्व के अंदर के सारे माफिया ईगो को घुटनों पर ला दिया था। वो मिष्टी को सिर्फ कंट्रोल नहीं करना चाहता था, वो मिष्टी को अपने रूह में बसाना चाहता था। तुम एक नशा हो लाउड स्पीकर। अथर्व ने विस्की का एक घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। एक ऐसा नशा जिसे मैं अब कभी नहीं छोड़ सकता। तभी स्टडी रूम के भारी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई और दरवाज़ा खुल गया। अथर्व ने झटके से आंखें खोली। दरवाजे पर मिष्टी खड़ी थी। उसने वही शिफॉन की साड़ी पहनी थी, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम साफ था। बाल बंधे हुए थे और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसके हाथ में उसका आईपैड था। अथर्व का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। वो उस डीम रोशनी में मिष्टी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मिष्टी के कदम बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब वो अथर्व के डेस्क के सामने आकर खड़ी हुई तो उस कमरे का भारी और हॉट टेंशन दोनों को महसूस होने लगा। मुझे लगा तुम कमरे में छुप कर रो रही होगी। अथर्व ने अपने ग्लास को टेबल पर रखते हुए बहुत ही भारी, हस्की और गहरी आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें मिष्टी के होठों पर जाकर टिक गई, जो अभी भी हल्के से सूजे हुए लग रहे थे। मिष्टी ने उसकी उस नज़र को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी ठुड्डी हवा में उठाई। रोने का शौक तुम जैसे डिप्रेशन वाले लोगों का होगा। मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ। मिष्टी ने अपना आईपैड सीधा अथर्व के सामने डेस्क पर रख दिया। ये क्या है? अथर्व ने बिना आईपैड की तरफ देखे सिर्फ मिष्टी की आंखों में देखते हुए पूछा। ये रॉयल ओएसिस का नया 3D डिजाइन रेंडर है, मिष्टी ने बिल्कुल एक प्रोफेशनल और रफ टोन में कहा। और इसमें कोई हॉट पिंक कलर या डिस्को बॉल नहीं है। इसे चेक करो और मुझे अप्रूवल दो। मुझे कल से साइट पर काम शुरू करवाना है। अथर्व ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी इतने भारी ड्रामे के बाद इतनी जल्दी अपने काम पर फोकस कर पाएगी। उसने आईपैड को अपनी तरफ खींचा और स्क्रीन पर नज़र डाली। जैसे ही अथर्व ने वो डिज़ाइन देखा, उसका हाथ वहीं रुक गया। स्क्रीन पर जो डिज़ाइन था वो किसी मास्टरपीस से कम नहीं था। मिष्टी ने अथर्व की पूरी पर्सनैलिटी को उस होटल के इंटीरियर में उतार दिया था। वो डार्क एमरोल्ड ग्रीन की रॉयल्टी, ब्लैक मार्बल का वो पावरफुल लुक और गोल्ड की वो इंट्रिकेट डिटेल्स, यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा अथर्व ने अपने दिमाग में इमेजिन किया था, बल्कि उससे भी 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत।
अथर्व ने स्क्रीन को स्वाइप करके लॉबी, रिसेप्शन और वीआईपी लाउंज के डिजाइन्स देखे। हर एक चीज़ इतनी बारीकी से डिजाइन की गई थी कि अथर्व भी शॉक्ड रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मिष्टी सिर्फ एक लाउड स्पीकर नहीं है, बल्कि वो एक बेहद टैलेंटेड और ब्रिलियंट लड़की है। अथर्व ने आईपैड बंद किया और धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। मिष्टी की धड़कनें तेज हो गई। अथर्व टेबल के साइड से घूमकर मिष्टी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच अब कोई टेबल नहीं था। 4 घंटे। अथर्व ने अपनी डार्क और इंटेंस आंखों से मिष्टी को देखते हुए कहा, तुमने सिर्फ 4 घंटे में यह मास्टरपीस तैयार किया है। मैंने कहा था ना, मैं इस शहर की बेस्ट डिजाइनर हूँ। मिष्टी ने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए पूरे ईगो के साथ जवाब दिया। तो अप्रूवल मिला या इसमें भी कोई नुक्स निकालना है? अथर्व थोड़ा और करीब आ गया। उसने अपना एक हाथ मिष्टी के पीछे टेबल के किनारे पर टिका दिया और दूसरा हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल दिया। डिजाइन में कोई नुक्स नहीं है मिष्टी। अथर्व की आवाज़ अब सिर्फ एक भारी फुसफुसाहट थी। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहता था, डार्क, डोमिनेटिंग और ब्यूटीफुल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिष्टी की सांसें अटक गई। अथर्व के मुंह से अपनी तारीफ सुनना, वो भी इतनी कामुक आवाज़ में, मिष्टी के पूरे डिफेंस सिस्टम को तोड़ रहा था। ये प्रोफेशनल काम है अथर्व, इसमें फालतू के डायलॉग मत मारो। मिष्टी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे टेबल था। प्रोफेशनल? अथर्व ने एक बेहद डेंजरस स्मिर्क दी। उसने अपना हाथ जेब से निकाला और धीरे से मिष्टी के गाल को छुआ। उसकी उंगलियों की गर्माहट से मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए। प्रोफेशनल तो तुम तब भी नहीं थी जब आज सुबह तुमने मेरे बोर्ड रूम में आकर हॉट पिंक डिस्को बॉल की धमकी दी थी, और प्रोफेशनल तुम तब भी नहीं थी जब कुछ घंटे पहले कार में स्टॉप। मिष्टी ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। उसका चेहरा फिर से लाल होने लगा था। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो बस तुम्हारी ज़बरदस्ती थी। ज़बरदस्ती? अथर्व अचानक मिष्टी के इतने करीब आ गया कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगी। अथर्व की आंखों में वही पजेसिव आग वापस लौट आई थी। ज़बरदस्ती होती तो तुम मेरे कॉलर को इतनी ज़ोर से नहीं पकड़ती मिष्टी। तुम मेरे किस का जवाब नहीं देती। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कि तुम्हारे अंदर भी वही आग जल रही है जो मुझे जला रही है। बकवास कर रहे हो तुम। मिष्टी ने चिल्लाकर उसे धक्का देने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे किस कर लोगे और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ अथर्व सिंह, नफरत। अथर्व अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने मिष्टी के उस गुस्से को बहुत ही शांत और डार्क तरीके से एब्सॉर्ब किया। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए मिष्टी, अथर्व ने बहुत ही गहरी और खौफनाक आवाज़ में कहा। प्यार बहुत कमज़ोर चीज़ होती है। मुझे तुम्हारी नफ़रत चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ये नफ़रत, तुम्हारा ये गुस्सा, ये सब मुझे एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे रहता हूँ। तुम चाह कर भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। अथर्व ने डेस्क से वो आईपैड उठाया और मिष्टी के हाथ में थमा दिया। प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। अथर्व ने वापस अपने बॉस वाले कड़क अवतार में आते हुए कहा, कल सुबह से तुम साइट पर काम शुरू कर सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। मिष्टी ने शक भरी नज़रों से उसे देखा। कैसी शर्त? कल से साइट पर तुम्हारे साथ 4 नहीं 10 गार्ड्स रहेंगे। अथर्व ने साफ शब्दों में फरमान सुनाया। और अगर उस रुद्र राजवंशी की परछाई भी उस साइट के आसपास पड़ी तो मैं उस पूरी हवेली को डायनामाइट में उड़ा दूंगा। और ये कोई धमकी नहीं है मिष्टी, ये मेरा प्रॉमिस है। मिष्टी समझ गई थी कि अथर्व उस रुद्र को लेकर पागलपन की हद तक इनसिक्योर और पजेसिव हो चुका है। उसने बिना कोई और बहस किए अपना आईपैड सीने से लगाया और झटके से मुड़कर स्टडी रूम से बाहर निकल गई। अथर्व उसे जाते हुए देखता रहा। मिष्टी का वो कॉन्फिडेंस, उसकी वो काबिलियत और उसका वो बेबाकापन अथर्व को अंदर ही अंदर पूरी तरह से उसका गुलाम बना चुका था। लेकिन खेल अभी बाकी था। रुद्र राजवंशी खामोश बैठने वालों में से नहीं था। मिष्टी को अब एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ना था। एक तरफ उसका करियर और रॉयल ओएसिस प्रोजेक्ट, और दूसरी तरफ ये 2 खूंखार माफिया जो उसे पाने के लिए इस पूरे शहर को शमशान में बदलने के लिए तैयार बैठे थे।
सी टावर की 50वीं मंजिल पर सन्नाटा था, लेकिन यह वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत होता है। रुद्र राजवंशी ने अपनी चाल चल दी थी। उसने अथर्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रॉयल ओएसिस के कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत ही शातिर हमला किया था। उसने हवेली के मुख्य पिलर्स में कमजोर विस्फोटक और केमिकल मिक्सचर डलवा दिया था, ताकि जब उद्घाटन हो तो पूरा महल अथर्व के नाम के साथ ही मलबे में बदल जाए। मिष्टी को जैसे ही यह बात पता चली कि रुद्र ने ना सिर्फ अथर्व को बर्बाद करने की सोची है, बल्कि उस साइट पर काम कर रहे बेगुनाह मजदूरों की जान भी दांव पर लगा दी है, उसका लाउड स्पीकर वाला ईगो साइड में हो गया। उसे समझ आ गया था कि यह अब सिर्फ अथर्व और रुद्र की दुश्मनी नहीं रही, यह अब एक ऐसी जंग है जहां मासूमों की जान दांव पर है। मिष्टी ने अपने आईपैड पर उस साइट का पूरा ब्लूप्रिंट खोला। उसे पता था कि रुद्र की कमजोरी क्या है। रुद्र राजवंशी को लगता था कि वो अथर्व को चुनौती दे रहा है, लेकिन उसने मिष्टी की काबिलियत को कम आंका था। मिष्टी ने उसी रात, जब अथर्व सो रहा था, अपनी सारी फाइलें उठाई और सीधे रुद्र के उस गोथिक मेंशन की तरफ निकल पड़ी। उसके साथ कोई गार्ड्स नहीं थे। मिष्टी ने उस रात अपनी सारी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने रुद्र के सर्वर में हैक करके उसके सारे इलीगल ट्रांजैक्शन के सबूत निकाले। उसे पता था कि रुद्र का पूरा साम्राज्य ब्लैक मनी और हथियारों की तस्करी पर खड़ा है, लेकिन वह भूल रही थी रुद्र राजवंशी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। मिष्टी ने जैसे ही उसके गोथिक मेंशन के सर्वर को हैक करने की कोशिश की, रुद्र के सिक्योरिटी अलार्म बज उठे। रुद्र को वह एक अनाड़ी हैकर लगी, लेकिन जैसे उसने कैमरे पर मिष्टी को देखा, उसकी आंखों में वहशीपन चमक उठा। रुद्र ने तुरंत अपने आदमियों को अलर्ट किया। मिष्टी ने जैसे ही सर्वर से डेटा कॉपी किया, मेंशन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। मिष्टी अभी डेटा निकाल ही रही थी कि पीछे से दो बड़े बड़े हाथ उसके मुंह पर आ गिरे। मिष्टी ने पूरे ताकत से विरोध किया, हाथ पैर चलाए, लेकिन रुद्र के आदमियों ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। जब अथर्व को पता चला कि मिष्टी घर पर नहीं है और उसके बाउंसरों को बेसुध पाया गया, तो उसका फ़ोन पर रुद्र का मैसेज आया, अपनी रानी को वापस चाहिए तो अकेले आ। रॉयल ओएसिस की उस साइट पर, जिसे तू महल कहता है, 1 घंटा, वरना मलबे के साथ मिष्टी भी दफन मिलेगी। अथर्व का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसने अपनी गन निकाली और बिना किसी सिक्योरिटी के एक पागल की तरह अपनी गाड़ी साइट की तरफ दौड़ा दी। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी को एक पुरानी हवेली के बेसमेंट में बांध कर रखा गया था। जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर जकड़े हुए थे। रुद्र उसके सामने आया और उसके गालों को चाकू की नोक से सहलाया। अथर्व ने तुझे बस एक मोहरा समझा था मिष्टी, लेकिन तू मेरे लिए खेल बदलने वाली खिलाड़ी निकली। मिष्टी ने घृणा से उसे देखा। तू सिर्फ एक डरपोक इंसान है रुद्र। तूने मुझे किडनैप किया क्योंकि तू अथर्व से आमने सामने नहीं लड़ सकता। रुद्र हंसा, नहीं, मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि तूने मेरी बर्बादी की शुरुआत की, और अब मैं तुझे मारकर अथर्व की ज़िंदगी का वह हिस्सा मिटा दूंगा जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करने का दिखावा करता है। जब अथर्व साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि रुद्र ने पूरे मलबे के बीच मिष्टी को एक कुर्सी पर बांध रखा है। चारों तरफ बारूद बिछाया गया था। अथर्व की आंखों में वह खौफनाक माफिया वाली आग थी। उसे छोड़ रुद्र, हमारी लड़ाई है, उसे बीच में मत ला। तूने मेरी बिजनेस डील छीनी अथर्व, अब तेरी ये पत्नी तेरी आखिरी डील होगी। रुद्र ने रिमोट का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कुर्सी के पिलर को हिलाना शुरू किया जिस पर बम लगे थे। उसने चिल्लाकर कहा, अथर्व, बम के वायर पिलर के पीछे हैं, शूट कर। अथर्व ने 1 सेकेंड की भी देरी नहीं की। उसने अपनी गन से उस पिलर के पीछे लगे डिटोनेटर पर सटीक निशाना लगाया और गोली मार दी। तेज धमाके के साथ बारूद का सर्किट फेल हो गया, लेकिन साइड पर अफरा तफरी मच गई। मौका पाकर अथर्व बिजली की गति से मिष्टी की तरफ दौड़ा। रुद्र ने अपनी गन निकाली और अथर्व पर फायर किया, लेकिन अथर्व ने मिष्टी को अपनी बाहों में भरकर
उसे ढाल बना लिया और खुद एक गर्डर के पीछे छुप गया। अथर्व के बाउंसर भी पहुंच चुके थे। दोनों माफिया गैंग्स के बीच गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मिष्टी को अथर्व ने एक सुरक्षित कोने में धकेल दिया। यहाँ से हिलना मत, उसने दहाड़ते हुए कहा। अथर्व ने रुद्र को घेर लिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। लात घुसी और गन की तड़तड़ाहट। अथर्व ने रुद्र को जमीन पर पटक दिया और उसकी गन अपने पैर से दूर कर दी। तूने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? अथर्व ने रुद्र को इतने जोर का मुक्का मारा कि रुद्र का चेहरा लहूलुहान हो गया। पुलिस के सायरन नज़दीक आ रहे थे क्योंकि मिष्टी ने पहले ही लोकेशन शेयर कर दी थी। रुद्र पुलिस को देखते ही हंसने लगा। तूने मुझे हरा दिया अथर्व, लेकिन तूने उसे खो दिया है। देख उसके चेहरे को। मिष्टी कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा जख्मों से भरा था। उसने अथर्व को देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था। उसने जो कुछ देखा, अथर्व का यह खूंखार रूप, यह माफिया वाली दुनिया, ये गोलियां, ये लाशें, उसने सब महसूस किया। मत आना मेरे पास, मिष्टी ने ठंडी आवाज़ में कहा। जब अथर्व उसकी तरफ बढ़ा तो उसने कदम पीछे हटा लिए। तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है अथर्व। तुम दोनों की दुनिया खून से सनी है। तुमने मुझे बस इसीलिए कैद किया था क्योंकि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी थी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो मेरी आज़ादी और मेरी शांति छीन ले। अथर्व स्तब्ध खड़ा रह गया। मिष्टी, मैंने तुम्हें बचाया नहीं, तुमने मुझे उस मुसीबत में धकेला जो तुम्हारी अपनी बनाई हुई थी, मिष्टी ने सख्ती से कहा। पुलिस ने रुद्र को गिरफ्तार कर लिया। मिष्टी ने अथर्व का हाथ झटक दिया और अपनी टीम के साथ वहां से निकल गई। सब कुछ खत्म हो चुका था। रुद्र जेल में था। अथर्व ने अपना साम्राज्य बचा लिया था, लेकिन उसने मिष्टी को हमेशा के लिए खो दिया था। तबाही के 3 महीने बाद शहर का शोर शराबा अब मिष्टी के लिए महज एक बैकग्राउंड म्यूजिक था। वह अब आज़ाद थी, लेकिन यह आज़ादी उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। वह अब ब्लू हेवन नाम की एक छोटी सी आर्ट गैलरी चलाती थी। उसके बाल अब छोटे थे। उसकी आंखों में वह पहले वाली शौकियत तो थी, लेकिन साथ ही एक गहरी खामोशी भी थी। अथर्व के बिना 3 महीने उसने कैसे काटे थे, यह सिर्फ वही जानती थी। वह हर रात उस आखिरी किस को याद करती जो उस खौफनाक कार में हुआ था। वह नफ़रत करती थी उस माफिया से, लेकिन उस नफ़रत के नीचे दबी हुई तड़प उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा मार रही थी। वह गैलरी में अकेले काम कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। तभी गैलरी का दरवाज़ा खुला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ में आई वो जानी पहचानी भारी और डार्क परफ्यूम की महक। मिष्टी का दिल जोर से धड़का। उसकी उंगलियां पेंट ब्रश पर जम गई। उसने पीछे मुड़ कर देखा। वहाँ अथर्व खड़ा था। उसने अपनी वो माफिया वाली ब्लैक लेदर जैकेट नहीं पहनी थी। उसने एक ग्रे स्वेटर और कैजुअल पैंट्स पहनी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी डार्क आंखों में वह पुराना खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी थकान थी जो सीधे रूह को छू रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिष्टी की आवाज़ कांप गई। अथर्व ने गैलरी के अंदर कदम रखा। उसके चलने का अंदाज वही था, डोमिनेटिंग, लेकिन अब उसमें एक हिचकिचाहट थी। मैंने अपना सारा बिजनेस बंद कर दिया मिष्टी। वो खून, वो ज़मीन, वो पावर, सब कुछ छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए था वो सब, अगर उसमें तुम्हारी जगह नहीं थी। मिष्टी ने ब्रश नीचे रखा और उसकी आंखों में झांका। तुम बदल नहीं सकते अथर्व। तुम वही ठंडे पत्थर दिल वाले इंसान हो जो मेरी आज़ादी छीनना चाहते थे। मैं नहीं बदला। अथर्व ने एक कदम और बढ़ाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। मैं वही हूँ। आज भी मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। आज भी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा लूँ, लेकिन मैंने ये सीखा है कि पिंजरे में बंद पंछी कभी गाता नहीं है।
मैंने तुम्हें खोकर खुद को खो दिया था मिष्टी। मिष्टी का गला सूख गया। अथर्व ने अपना हाथ धीरे से मिष्टी के गाल के पास बढ़ाया, लेकिन उसे छुआ नहीं। क्या तुम सच में बदल गए हो? नहीं, अथर्व ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं सिर्फ तुम्हारे बिना जीना सीख नहीं पाया। मैं तुम्हें कैद करने नहीं, तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मैं एक नया समझौता करने आया हूँ, जहाँ कोई मालिक नहीं है, सिर्फ दो जिद्दी इंसान हैं जो एक दूसरे के बिना मर रहे हैं। मिष्टी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने उस माफिया को आज पहली बार इतना लाचार देखा था। उसने अथर्व का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लिया। अथर्व की उंगलियां आज भी उतनी ही गर्म थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? मिष्टी ने फफकते हुए कहा। अथर्व ने उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। उस आगोश में वो सारी नफरत, वो सारा गुस्सा और वो सारा खौफ पिघल गया। मैं मर चुका था मिष्टी। जब से तुम गई हो मैं सिर्फ सांस ले रहा था। अथर्व ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। मिष्टी ने उसे पीछे धकेला और उसकी आंखों में देखा। अगली बार अगर तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें छोड़ दूंगी। अथर्व मुस्कुराया, वही खतरनाक लेकिन अब थोड़ी कोमल स्माइल। डन। लाउडस्पीकर। उसने मिष्टी को अपनी बाहों में उठाया और उसे वही गैलरी के बीचों बीच किस कर लिया। यह किस में कोई माफिया वाला कब्जा नहीं था, उसमें एक घर था। वे वापस शहर लौट आए, लेकिन सिंह पैलेस की डार्क दीवारों को मिष्टी ने अपनी पसंद के रंगों से भर दिया था। अथर्व ने सब कुछ छोड़ा था, लेकिन उसकी वो पजेसिवनेस अभी भी जिंदा थी। मिष्टी अब भी उसे तंग करती थी, उसके डाइट खाने में नमक डालती, उसे हंसाने के लिए फालतू के जोक सुनाती, और अथर्व अब भी उसे घूरता था। वे दोनों रोज लड़ते थे, रोज एक दूसरे को चैलेंज करते थे, लेकिन रात के सन्नाटे में जब वे एक दूसरे की बाहों में होते थे तो उन्हें पता था कि टॉम और जेरी की यह जंग कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि यही तो उनकी प्रेम कहानी थी, जहां नफ़रत की आग से ही प्यार का वो हीरा निकला था, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। मिष्टी ने अंततः अपने फ्रीजर को पिघला दिया था और अथर्व ने अपनी लाउडस्पीकर को चुप कराना छोड़ दिया था। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगले ऐसे ही रोमांटिक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।